वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। आज हम आपको नई सेशन स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का। ऐसा है कि हिस्ट्री का जो है, हिस्ट्री भी आपके चल भी रही है और ज्योग्राफी भी आपके साथ साथ आज से रेगुलर चलेगी। आपको डेली बेसिस पे हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज हम आपको ज़ीरो लेवल से पढ़ाते हैं और बेसिक लेवल का भी क्लियर करेंगे। हम आपको इररेलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, जो हमें पता है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में ना आए वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे। जो एग्ज़ाम में आएगा सिर्फ वही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज पहले हम जानेंगे कि ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। जब तक हमें सिलेबस का नॉलेज नहीं होगा, तो जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा कि सिलेबस है क्या, तो हम पढ़ेंगे क्या। जैसे कि मैंने आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में बताया था 1 ईयर प्लान, उसमें मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था कि सिलेबस हमें ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अब तक तो जाके ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ज़रूर है, ठीक है। सो ज्योग्राफी में ज्योग्राफी है ना, मेंस में 4 पेपर होता है, 4 जीएस के पेपर होते हैं, ठीक है। तो उसमें से मेंस जो ज्योग्राफी है वो पेपर 1 और पेपर 3 में आता है, ठीक है। तो पहले अपन पेपर 1 का सिलेबस जान लेंगे। पेपर 1 के सिलेबस में पहले जो आता है साइलेंट फीचर्स आते हैं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें है ना जो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले तो आ जाता है जियोमॉर्फोलॉजी, फिर क्लाइमेटोलॉजी, फिर ओशिनोग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब हम सारे जो है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, ये हम सारी लेक्चर्स हमारे आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर पढ़ेंगे कि जियोग्राफी का मतलब, जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी का जो अपने अर्थ के बारे में स्टडी होता है उसे जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्लाइमेटोलॉजी जो क्लाइमेट की स्टडी करता है उसे क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। ओशिनोग्राफी ओशंस की स्टडी करते हैं उसे ओशिनोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आ जाता है हमारा पूरा, ये बहुत वास्ट सिलेबस है इसका। ये जो जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशिनोग्राफी है, आधा से ज़्यादा अपना जो जियोग्राफी है वो कवर करवा देती है, ठीक है। मतलब जो जियोग्राफी है वो एक तरीके से साइंस की तरह है, जो हमारे डे बाय डे जो एवरीथिंग हमारे सराउंडिंग में हो रहा है। जैसे हम पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, फ्लड। अभी जो दिल्ली में फ्लड आ रहा है वो भी है हमारे जियोमॉर्फोलॉजी, जियो फिजिकल फिनोमिना का एग्जाम्पल, ठीक है। तो फिर दूसरा आ जाता है रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। हम पूरे हमारे जो यूपीएससी में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का पूछा जाता है, और राजस्थान के थोड़ा से स्पेसिफिक पॉइंट में राजस्थान का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेंगे कि राजस्थान के यहाँ पे सबसे बड़ा कोल माइन कौन सा है। बट यूपीएससी में और अदर एग्जामिनेशंस में मतलब गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल के एग्जाम में आपको सिर्फ हमेशा वर्ल्ड के डिस्ट्रीब्यूशन के रिसोर्सेज के बारे में ही पूछा जाएगा। पहला आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कौन कौन से स्टेट में या कौन कौन से कंट्रीज में ज़्यादा पॉपुलराइज्ड है उसके बारे में पूछ लेंगे। उसके फैक्टर क्या फैक्टर करता है इंडस्ट्रीज की वजह से, और कौन सी रिसोर्सेज कौन सा अफेक्ट, उसके इफेक्टिव नेचर के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा हम है ना, हमारे जो यूपीएससी में जिसको पूछा जाता है वो एशिया और साउथ एशिया का ज़्यादा पूछा जाता है रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज वी आर लिविंग इन एशिया एंशिएंट कॉन्टिनेंट, और एंशिएंट एशिया के बारे में ही ज़्यादा पूछेंगे। और सबसे ज़्यादा साउथ एशिया के बारे में भी पूछते हैं, जैसे कि वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन में वर्ल्ड का साउथ एशिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। तो हमारा चौथा आ जाता है पार्ट जियोग्राफिकल फिजिकल चेंज, मतलब हमारे जो एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। पहले मैंने बताया कि साइक्लोन वगैरह, ये सुनामी, ये अलग फीचर्स है रिलेटेड टू अर्थ जियोग्राफी। बट हमारे जो एनवायरनमेंट में फ्लोरा फौना में भी चेंजेस होते हैं। कुछ प्लांट्स है वो जो पहले थे वो अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो हम ये सारे एक्सटिंक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में, जो आपका हम खुद कवर करवाएंगे हमारी ड्यूरिंग द क्लास सेशन। ये जियोग्राफी में अलग ही एक उसको दे रखा है प्रेफरेंस आपको। अगर आपने यूपीएससी का सिलेबस देखा होगा, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी अलग ही सिलेबस है, मतलब अलग ही उसका पढ़ने का तरीका है, ठीक है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, कैसे हमारा जो
फ्लोरा एंड फौना है, वो कौन सी स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट थी, कौन सी एंडेंजर्ड है। जैसे हम सारे हम रेड डाटा बुक, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ये है हमने अब पता किया कि पेपर फर्स्ट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। अब आएगा पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 2 में हम पढ़ेंगे कि जो ज्योग्राफी का जो ऑल ओवर जो स्ट्रक्चर है उसको अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे हमने पढ़ लिया कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, ज्योग्राफी इंडस्ट्रीज़ है, वो कौन सी मतलब इंडिया में कौन सी जगह है, कौन सा जो कोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी जगह कहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ से हम अपना प्रोडक्शन वगैरह करेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में अब हम जो उसका है अप्लाइड फॉर्म ऑफ ज्योग्राफी है वो हम पेपर 2 में करेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी का जो ज्योग्राफी एप्लीकेशन है उसे अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसका एप्लीकेशन प्रोसेस हमारा जो पेपर 2 है उसमें होता है, सॉरी पेपर थर्ड में होता है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि राबी क्रॉप कब आती है या खरीफ क्रॉप कब आती है, ठीक है, तो हमें क्या पता होगा, कुछ पता नहीं होगा तो हम क्रॉप कैसे उगाएंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि क्रॉप क्या मेजर क्रॉपिंग पैटर्न कौन से है, कि कौन सी फसल कब उगती है, कौन सी कब नहीं उगती है। इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, इरिगेशन क्या होता है, उसके इरिगेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसका जो क्रॉप उगा लिया उसका स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे कि उसका स्टोरेज कौन सा, प्रोडक्शन कब क्या होता है, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसमें हम अपना ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है उसके मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है, कि मार्केट में उसको कैसे भेजा जाए। जैसे टमाटर, आज टमाटर का सप्लाई हमारे मतलब इंडिया में अभी 170 तक चला गया है उसका हाई, मतलब कितना ज़्यादा, जो 10-20 रुपये किलो बिकता था आज उसकी प्राइस 170 kg है, 200 के समथिंग पहुंच गई है। और ऐसे ही मतलब जो हम उगा रहे हैं उसको मार्केट में कैसे इजीली गो थ्रू किया जाए, मतलब उसको पहुंचाने का तरीका, डिस्ट्रीब्यूशन भी आना चाहिए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर फार्मिंग में कैसे इलेक्ट्रिक चीज़ों का कैसे यूज़ किया जाए, मतलब इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया जाए। मतलब जैसे हाँ आजकल बहुत सारे ऐप आ गए हैं जो फार्मिंग सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू ऑनलाइन। ये सिखाते हैं कि फार्मर को कैसे फार्मिंग करनी चाहिए, कौन सी सॉइल उसके लिए कौन सी ज़्यादा सही है। आजकल सोलर पैनल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर फार्मिंग पर्पसेस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है टेक्नोलॉजी के मामले में जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड इश्यूज़ पढ़ेंगे, सब्सिडीज से रिलेटेड, कि कौन से ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं जिसके लिए हमें फार्मिंग में, मतलब जैसे सब्सिडीज़ हमने प्रोवाइड करा दी, क्या वो जो सब्सिडी है वो जो फार्मर है उसको मिल भी रही है कि नहीं मिल रही। क्योंकि बहुत सारे केसेस हो जाते हैं जैसे फार्मर्स सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, जिनको अच्छे से मतलब गवर्नमेंट अच्छे से, मतलब मैं इसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहती, बट गवर्नमेंट कभी कभार सब्सिडीज़ देती हैं, मैंने मना नहीं किया, बट उस सब्सिडी का जब रिजल्ट आउटकम आना होता है तो वो आता नहीं है, और जिसकी वजह से जो फार्मर है वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो जो इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व करना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, मतलब उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब पब्लिक में कैसे जो फार्मिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हर एक चीज़ में, फिर जैसे एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस किया अपन ने, पर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लार्ज स्केल पे हो पा रहा है अच्छे से कि नहीं हो पा रहा है। जैसे मिर्ची 400 रुपये किलो हो गई, अगर ये क्यों हुआ ऐसा कि जो नॉर्मल जो 10-20 रुपये किलो बिकती थी टमाटर सब्जियां, वो आज उनका प्राइस हाई क्यों हो रहा है धीरे धीरे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो सप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हुआ। इसकी वजह से हमें आज ये फेस करना पड़ रहा है, एक तरीके का एक डेप्रीवेशन फेस करना पड़ रहा है हमारे पूरे इकोनॉमी को। तो और क्या हुआ कि जो ये टमाटर और मिर्ची है इसका फार्मर को ज़्यादा मिलता नहीं था, तो इन्होंने प्रोड्यूस करना ही छोड़ दिया। अब ऐसे आगे ना हो तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक अच्छा सा एक इनोवेशन टेक्नोलॉजी वो कुछ करना चाहिए एक लार्ज स्केल पे, ताकि फार्मर उन जो चीज़ें हैं टमाटर मिर्ची जब से सबसे इम्पोर्टेंट होती है यार, उसको अगर प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा। आप खुद ही सोचो, बिना टमाटर की सब्जी अच्छी लगती है क्या? नहीं ना। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। अगर
जैसे टमाटर की चोरी हो गई हमारे जयपुर में, 56,000 की चोरी हो गई, 56,000 की टमाटर चोरी हो गए। बोलो, टमाटर चोरी कर रहे हैं लोग बाग, तो फूड सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा प्रोड्यूसर तक पहुंच पाए, ठीक है। फिर उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, आजकल सब प्रोसेस फूड आता है, सब लोग प्रोसेस फूड ही खाते हैं। जापान में सब लोग प्रोसेस फूड खाते हैं, वहाँ पे हर चीज़, हर एक चीज़ मतलब आपको वेंडिंग मशीन से मिल जाएगी, आपको खाना हो कोई भी चीज़ हो वेंडिंग मशीन से जैसा है वैसे मिल जाएगी। तो प्रोसेस फूड में इतना ज़्यादा न्यूट्रिशंस नहीं होता है, पर उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके क्या इफेक्ट्स होंगे, प्रोसेस इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी मेजर कंट्रीज हैं जो जहाँ पे प्रोसेस फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ये भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ब्रिजेस वगैरह, कौन कौन से हाई इंफ्रास्ट्रक्चर रेट में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब आपका आ जाता है जियोग्राफी का, अप्लाइड जियोग्राफी, ठीक है। ये पूरा आपका ये अप्लाइड जियोग्राफी है, ठीक है। अब लास्ट में आता है आपका सोर्सेज। हमारे को सोर्सेज बताइए, मतलब सोर्सेज क्या होगा। पहले तो ये होगा कि जो कॉन्सेप्ट है पूरा ऑल ओवर जियोग्राफी का वो हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको है ना सारे मतलब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। प्रेफरेंस बुक आपकी 11th और 12th की एनसीईआरटीज होनी चाहिए, ठीक है। प्रेफरेंस बुक मैं बता रही हूँ, रेफरेंस बुक 11th 12th एनसीईआरटी इज इनफ फॉर डील विद दिस, क्योंकि वो आपका बेस क्रिएट कर देगी। और करंट अफेयर्स तो ज़रूर पढ़ना है, रोज़ न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है आपको, क्योंकि अपडेट रहोगे तो आंसर लिख पाओगे, क्योंकि इन सब में आपको रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए, आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। और बाकी हमारे नोट्स तो सफिशिएंट है ही। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ जिसने भी बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को जाके ज़रूर दबाइए। और यहाँ पे हम आपको ये जो भी पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल एसएससी, एनटीपीसी, कोई से भी स्टेट और या स्टेट, मैं ये नहीं बोलूँगी कि स्टेट के लिए, बट सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम जो भी पढ़ाते हैं वो यूपीएससी के लेवल का पढ़ाते हैं। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू टुडेस लेक्चर के लिए।